नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां हम लोग पिछले क्लास में रुके थे। लास्ट क्लास में हमारे लास्ट डिस्कशंस में हम लोग साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और उसके बाद लाहौर सेशन जहां कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की और एक छोटा सा टॉपिक दिवाली डिक्लेरेशन कंप्लीट किया था। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग शुरू करते हैं बटलर कमेटी से। देखिए दोस्तों, इस पे हमसे एक ही सवाल पूछ सकता है कि भाई इस बटलर कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो नाम में ही क्लियर है कि बटलर, कोई बटलर नाम का व्यक्ति इसके चेयरमैन होंगे। तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा इजी क्वेश्चन हो जाएगा। है हार्डकोड बटलर, लेकिन हो सकता है एच बटलर, ए बटलर, बी बटलर करके कुछ दे दें। दूसरा सवाल इस पे जो बन सकता है वो है ये कि भाई ये जो कमेटी थी ये क्यों आई, या इसका एक और नाम क्या था। तो इसका एक और नाम था इंडियन स्टेट्स कमेटी। और क्यों आई, ये इसलिए आई क्योंकि देखो उस वक्त, जैसे आप लोग सब जानते हो कि जो हमारा देश था उसमें एक हिस्सा है, जैसे ये प्रिंसली स्टेट, जैसे हैदराबाद, ये एक प्रिंसली स्टेट है, भोपाल, कश्मीर, और इसके अलावा कुछ एरियाज थे जो डायरेक्टली ब्रिटिश के अंडर में थे, जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, मद्रास हो गया। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट, इनके बीच किस तरह के ताल्लुकात हैं, इनके बीच किस तरह का रिलेशनशिप है, इस रिलेशन को क्लैरिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। तो देख सकते हो, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। क्यों आया, पहले तो मैंने बोला इसका एक और नाम इंडियन स्टेट्स कमेटी है। क्यों अपॉइंट किया गया, ताकि जो रिलेशनशिप है पैरामाउंट पावर, सर्वोच्च पावर जो है उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट है, और प्रिंसेस जो आपके रजवाड़े हैं, इनके बीच में जिस तरह के ताल्लुकात हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए चेयरमैन का नाम हार्डकोट बटलर। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखिए, सिविलिटी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूर्णतः पूरी सिविलिटी के साथ हम ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करेंगे, उनके बनाए हुए कानूनों को तोड़ेंगे। अब ब्रिटिश हुकूमत ने उस दौर में एक सॉल्ट लॉ लाया है। सॉल्ट लॉ के तहत वो हमको बोल रहे हैं, किसी को भी, किसी भी ऑर्डिनरी इंडियन को कहते हैं कि आप जो है ना नमक नहीं बना सकते। तो दोस्तों यहां पे एक नमक सत्याग्रह चलाया जाएगा, नमक बनाएंगे हम और उनके कानून की धज्जियां उड़ाएंगे। तो ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है दोस्तों, ये किसका मूवमेंट है? गांधी जी का है। इसको एकदम याद रखना है कि इस मूवमेंट के हमारे लीडर कौन है? गांधी जी हैं। पूरे देश भर में ये एक ऑल इंडिया मास मूवमेंट है, मतलब बड़े पैमाने पे जो पब्लिक है इस मूवमेंट में ज्वाइन करती है। और खासकर जो किसान वर्ग है, खासकर जो आपका रूरल वर्ग है, जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस मूवमेंट में बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। तो इसको भी आपको याद रखना कि पॉपुलैरिटी इसकी जो है ना, यहां पर इन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा है। अब देखिए कहां से कैसे शुरू हुआ, हमने पढ़ रखा है दांडी मार्च। दोस्तों एक छोटा सा गांव है गुजरात के तट पर, दांडी, और अहमदाबाद जहां पे साबरमती आश्रम है। तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू होकर दांडी, जो एक छोटा सा गांव है गुजरात के तट पर, वहां तक गांधी जी पदयात्रा कर रहे हैं, पैर पे अपने चल रहे हैं, और अलग अलग जगहों से, अलग अलग गांव से वो मूव करते हुए जा रहे हैं, घूमते हुए जा रहे हैं। आइडिया क्या है? हर लोग के बीच में, हर वर्ग के लोगों के बीच में वो वहां पे पहुंचे, उन लोगों से बात करें और उनको इस आंदोलन से जोड़ सकें। देखिए दोस्तों, हजारों लोग गांधी जी के इस मार्च में शामिल होते हैं, जबकि शुरुआत आप जैसे देख सकते हैं 78 लोगों से, 78 पीपल वेयर इन द बिगिनिंग ऑफ दिस मार्च, एंड बाय द एंड ऑफ दिस मार्च देयर वर थाउजेंड्स ऑफ द पीपल हु हैड जॉइंड इट। मार्च के खत्म होते होते हजारों की संख्या में लोग यहां पर ज्वाइन कर चुके थे इस मार्च को। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने इस मार्च के बारे में कहा था कि ये नेपोलियन जिस तरह से मार्च करता है पेरिस की ओर 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, उस तरह से इसको कंपैरिजन किया है। कंपेयर टू द मार्च ऑफ योर नेपोलियन,
तो इसको याद रख सकते हैं कि अगर कल की डेट में बोल दे सवाल के तौर पे कि भाई ये चीज किसने कही, तो सुभाष चंद्र बोस ने कही। ये किस संदर्भ में कही, तो भाई इसका कंटेक्स्ट क्या था, दांडी मार्च में जो गांधी जी का मूवमेंट था। जैसे मार्च है दोस्तों, मैंने बहुत क्लियरली आपको बता दिया कि इस मार्च में क्या होगा, फुट पे पैदल चल रहे हैं गांधी जी। ये पद यात्रा है, देखिए यूनिक पद यात्रा है जिसमें गांधी जी हजारों लोगों से जुड़ रहे हैं। अब यहां पे कई बार ऐसा भी एक सवाल पूछ देता है कि इस आंदोलन से जो खास लोग जुड़े हुए थे और उन लोगों ने इस आंदोलन को कहां चलाया। तो अगर देखेंगे दोस्तों, जैसे बिहार में ये आंदोलन उस दौर में राजेंद्र प्रसाद और एक और लीडर है अब्दुल बारी, ये दोनों चला रहे हैं। यहां पर बिहार में ये लोग एक डिसीजन लेते हैं कि हम जमींदार को टैक्स नहीं पे करेंगे। जो टैक्स क्या है दोस्तों, चौकीदारी। आप लोग इस वर्ड को समझ रहे हैं कि ये वर्ड आता है चौकीदार से, दार से। चौकीदार क्या होते थे उस दौर में, गांव देहात में ना चौकीदार होते थे जो कि देखते थे कि कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, रात में पहरा दे रहे हैं। और यूजुअली ये पुलिस का एक थोड़ा सा अभिन्न अंग टाइप से एक्ट करते थे, उनको हेल्प किया करते थे। तो यहां पे हमारे कॉमन लोगों ने, साधारण लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि हम जमींदार को ये चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे। और आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी इस चीज से जुड़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगला नाम देखिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो एरिया है वहां पे कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों इनको आप सरहदी गांधी, सरहदी का मतलब, सरहद का मतलब होता है बॉर्डर, सरहदी गांधी के नाम से जानते हैं या फ्रंटियर गांधी के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों इन्हें आप एक और इनके मूवमेंट को याद रखिएगा, रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, इसलिए क्योंकि इनके समर्थक हमेशा लाल कुर्ता पहना करते थे। और लास्ट में याद रखिए दोस्तों, इनके समर्थकों को खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। खुदाई खिदमतगार क्यों कहते हैं, मतलब खुदा का खिदमत करने वाला। खुदा मतलब भगवान जो है उनका खिदमत करने वाला जो व्यक्ति है वो हो गया खुदाई खिदमतगार। तो ये 4 पॉइंट याद रखिए इनके बारे में दोस्तों। इनका एक और नाम सरहदी गांधी, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया से आते थे, या फ्रंटियर गांधी कहिए। इस मूवमेंट का नाम रेड शर्ट मूवमेंट, और इनको, इनके सपोर्टर्स को खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। आगे चलकर दोस्तों आप देखेंगे कि इन्हें स्वतंत्र भारत में भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया जाता है, जबकि ये पाकिस्तान में ही रह गए थे आजादी के बाद, क्योंकि वो उस एरिया से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस दोस्तों, जैसे ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर वाला इलाका है वो वाला इलाका हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु में कौन है, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तमिलनाडु में इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। मालाबार मतलब केरला के एरियाज में कौन लीड कर रहे हैं, के केलप्पन, ये जो कि वैकोम सत्याग्रह से भी जुड़े हुए थे दोस्तों, ये इस सत्याग्रह को यहां पर कर रहे हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर अगले एरिया की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा नाम आता है धरसाना। धरसाना गुजरात में है दोस्तों, और यहां पे 3 लोग, एक तो है सरोजनी नायडू, दूसरे हैं मनीलाल गांधी और तीसरे हैं इमाम साहब। सरोजनी नायडू आपको पता है दोस्तों, ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रही। मनीलाल गांधी गांधी जी के पुत्र थे, और इमाम साहब ये गांधी जी के मित्र थे। ये 3 लोग यहां पर धरसाना सॉल्ट वर्क के पास ये रेड कर रहे हैं, और यहां पे ये जो कानून है इसको तोड़ रहे हैं। दोस्तों इस काम को बहुत ज्यादा ग्लोबल अट्रैक्शन मिला, क्योंकि अमेरिकन जर्नलिस्ट वेब मिलर ने इसको कवर किया था, और इस कारण से इसको देश विदेश में कई लोगों ने, यहां पर जो गांधी के सपोर्टर्स ने जो काम किया उसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई। इसी तरीके से इस दौर में दोस्तों असम में एक सर्कुलर आया जिसको कहते हैं कनिंघम सर्कुलर। कनिंघम सर्कुलर उस वक्त के एक ऑफिसर के नाम पर था, और इस सर्कुलर को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला, बहुत ज्यादा इसकी भर्त्सना की गई दोस्तों, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि इस सर्कुलर के तहत हर गार्जियन को, हर स्टूडेंट को अपने गुड बिहेवियर का प्रूफ देना था। यह देना था कि भाई हम कुछ गलत नहीं करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत डर रही है कि ये जो छात्र हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये इस मूवमेंट में ज्वाइन नहीं करें। तो हर किसी को, स्टूडेंट और गार्जियन को
गुड बिहेवियर का एक बॉन्ड मतलब देना है, फर्निश करना है सपोर्ट में कि भाई हम ये कुछ भी गलत नहीं करेंगे। और आखिर में दोस्तों एक महिला का नाम ले लिया जाए, जो महिला उस वक्त बहुत कम उम्र की थी, गिदलियू, जिनको आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू रानी का टाइटल देते हैं। दोस्तों मैं कहां की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नागालैंड की। गिदलियू नाम है इनका, जो कि हेराका रिलीजियस मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं, और आगे चलकर इनको रानी की उपाधि कौन देते हैं, जवाहरलाल नेहरू देते हैं, और इसलिए इनका नाम पड़ जाता है रानी गिदलियू। देखिए दोस्तों, ये नागालैंड में उस दौर में ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जुड़ी हुई थी। तो दोस्तों सवाल कैसे पूछ सकते हैं, देखिए जैसा इनमें से कौन तांजोर कोस्ट पे सॉल्ट लॉ को तोड़ रहा था, हमने अभी जस्ट देखा, ये नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का, ये तमिलनाडु में जुड़े हुए थे। अब समझिए, जब यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, अंग्रेजी हुकूमत उसी वक्त गोलमेज सम्मेलन मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चला रही है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से क्या समझते हैं आप, देखिए एक राउंड टेबल है, बेसिकली इसमें क्या है कि सब लोग बराबर हैं, सोचा यही जा रहा है राउंड टेबल का कि सब लोग बराबर हैं, इसलिए गोल मेज सम्मेलन, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, एक ही मेज में जो कि गोल मेज है, यह दिखा रहा है कि सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो बराबर के हैं। अब कहां पर हुआ, यह हमसे सवाल पूछ सकता है, तो बकिंगम पैलेस में हुआ। कितने सारे गोलमेज सम्मेलन हुए, 3 हुए। कौन कौन गोलमेज सम्मेलन में आता है, तो उस दौर में भारत के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अलग अलग कम्युनिटीज के, वे आ रहे हैं, ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं, प्रिंसली स्टेट्स आ रहे हैं, ये सब लोग इस सम्मेलन में आएंगे। देखिए दोस्तों, सम्मेलन क्या करेगी इसको अभी जस्ट देखेंगे। यहां पे अलग अलग वर्ग के लोग आ रहे हैं और कुछ चीजों पे बात करेंगे। कहां पे बात करेंगे, मैंने पहले ही कहा आपको कि बकिंगम पैलेस में ये लोग बात करेंगे। अब पर्पस क्या है, जो मैंने कहा ना कि क्यों आ रहे हैं, देखिए अलग अलग वर्ग के लोग आएंगे, ब्रिटिश हुकूमत से बातचीत करेंगे, भाई हमको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, वो अपना बात रखेगा, हम अपना बात रखेंगे, हर कोई हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग पर्पस जो है हमारा यहां पे आकर के डिस्कशन किया जाए, जो कि क्या चाहिए आपको, आगे में आप क्या उम्मीद रखते हैं ब्रिटिश हुकूमत से। तो यहां पे ब्रिटिश सरकार चाहती है कि हमारा डिमांड समझें, हमारा ग्रीवांसेस, हमको क्या रोष है हमारे दिमाग में, या हमको क्या तकलीफ है, ये तमाम चीजें ब्रिटिश हुकूमत समझना चाहती है। और इसके अंतर्गत जैसे मैंने कहा दोस्तों, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होंगे। जैसे पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दोस्तों कहां पर होगा, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस दोस्तों उस दौर में बकिंगम पैलेस, मैंने पहले ही कहा। अब इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होगा, कभी कभी दोस्तों मैंने कुछ एग्जाम्स में देखा ये डेट भी पूछ देते हैं, तो ये डेट आप याद रख सकते हैं। 1930 के नवंबर से शुरू होकर 1931 के जनवरी तक ये चलता है। दोस्तों इतना हमने हिस्ट्री पढ़ लिया, 7वां क्लास है, आज तक कभी आपने देखा इन्होंने हमको बराबरी का दर्जा देकर बुलाया है, कभी नहीं। तो ये पहला ऐसा सम्मेलन है जहां पे भारतीयों को बराबरी का दर्जा देकर उनको बुलाया जा रहा है। अब इस वक्त भारत में कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस इस वक्त सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर रही है, और इसी कारण से क्या है दोस्तों, कांग्रेस इस सम्मेलन में भाग नहीं लेती है। याद रखिएगा, कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्फ्रेंस। अब आपके मन में यह चीज आना चाहिए कि अगर कांग्रेस नहीं आ रही है तो भाई कौन आ रहा है, तो भाई जो और पार्टी हैं जैसे मुस्लिम लीग हो गई, हिंदू महासभा हो गई, लिबरल पार्टीज हो गए, प्रिंसली स्टेट्स हो गए, ये जितने लोग हैं ये सारे लोग यहां पे आएंगे। बिजनेस लीडर्स भी यहां पे बॉयकॉट कर रहे हैं। और आखिर में दोस्तों पर्पस क्या है, पर्पस है कि डिस्कस करेंगे। और यहां पर एक डॉक्यूमेंट जो साइमन कमीशन के बारे में हमने पहले ही कह रखा है, साइमन कमीशन वापस गया और जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया उसके रिपोर्ट को ये लोग यहां पर डिस्कस करने वाले थे। तो ये तमाम बातें थी आपके पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। अब समझिए, जैसे मैंने पहले कहा ना कि यहां कांग्रेस नहीं आ रही है, और कांग्रेस नहीं आ रही है तो क्या हो रहा है कि भाई सब कुछ तैयार है, शादी में दूल्हा या दुल्हन नहीं आए, सबसे इंपॉर्टेंट जो आदमी है, सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी है, वही नहीं आया है, तो आप डिस्कस क्या करोगे, क्योंकि कांग्रेस यहां समाज को रिप्रेजेंट कर रही है, वर्ग जो है, भारतीय वर्ग जो है, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस नहीं आई। तो सब लोग बोलते हैं कि भाई किसी तरह मनाइए कि कांग्रेस भी आए। तो कांग्रेस कैसे आएगी, कांग्रेस के आने के पीछे कारण होगा गांधी इरविन पैक्ट।
गांधी और उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, इनके बीच एक समझौता होता है। समझौता किस दिन होता है दोस्तों? 5 मार्च 1931 को। और इसी को हम लोग कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। चूंकि यह समझौता दिल्ली में हुआ था दोस्तों, इसलिए कई बार इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, दोनों साइड ने एक दूसरे से बातचीत नहीं की है, और अब जाकर यह पहली बार एक भारतीय नेता को ब्रिटिश हुक्मरान बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, एक बराबरी का दर्जा देते हुए। और यहां पर एक डिसीजन होता है, एक पैक्ट होता है, समझौता साइन किया जाता है, और समझौते के तहत कहा जाता है कि भाई आप जो है इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जरूर आइए। कांग्रेस को न्योता दिया जाता है कि आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आइए, और इसलिए कांग्रेस जो है इस वक्त अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर देगी, रोक देगी, और गांधी जी ये फैसला लेंगे, ठीक है भाई हम लोग आ रहे हैं आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब देखिए दोस्तों, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे जाने से पहले एक छोटा सा सेशन है कांग्रेस का, कराची का सेशन है। यहां के कांग्रेस में यहां पर इस वक्त अध्यक्ष जो थे उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां पर सरदार पटेल इस सेशन की अध्यक्षता करते हैं। कराची में होता है, जो आज के दौर का पाकिस्तान है। क्यों होता है दोस्तों? यह होता इसलिए है कि जो भी डिसीजन गांधी जी ने लिया है दिल्ली पैक्ट का, गांधी इरविन पैक्ट का, उस समझौते पर मुहर लगा दी जाए। और यहां पे 2-3 चीज और कही जाती है। नंबर 1 ये कहा जाता है कि हम बातचीत तो अंग्रेजी हुकूमत से कर रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब कदापि ना निकालिए कि हम अपने पूर्ण स्वराज के डिमांड से हट रहे हैं। यह एक समझौते की बात है। इसके अलावा ये यहां पे 2 और रिजोल्यूशन पास करते हैं। एक है फंडामेंटल राइट्स पे, मौलिक अधिकार पे एक इनका रिजोल्यूशन पास होता है। इसके अलावा ये एक और रिजोल्यूशन पास करते हैं जो कि बेसिकली है आपके उस वक्त नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पर। तो देखिए दोस्तों, स्पेशल सेशन है 31 में। अब यहां पर यह चीज मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा, रिवॉल्यूशनरीज, जब मैं क्रांतिकारियों पे बताऊंगा तो ये नाम बाद में आएंगे दोस्तों। यहां पे बस इतना समझ के रखिए, 6 दिन पहले ये 29 मार्च को हुआ था, और 23 मार्च को हमारे देश के इन 3 महान व्यक्तियों को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी की सजा दे दी थी। और इसी के कारण जब 29 तारीख को गांधी जी का कॉन्वॉय काफिला जहां जहां से गुजर रहा था, भगत सिंह के सपोर्टर्स, पंजाब नौजवान सभा के जो उस वक्त जो उनके सपोर्टर्स थे, वो उनको काला झंडा दिखाते जा रहे थे। दोस्तों ये 2 जो बात है, ये अगले क्लास में हम जब क्रांतिकारी पढ़ रहे होंगे तब ये देख लेंगे। अब यहां पे जैसे मैंने पहले ही कहा दोस्तों, यहां पे समझौते, इस कराची सेशन में क्या क्या बातचीत होती है। दिल्ली पैक्ट को इंडोर्स कर दिया गया, गांधी इरविन समझौते को मुहर लगा दी गई है। साफ बोल रहे हैं कि गोल जो है अभी भी हमारा पूर्ण स्वराज का ही है, अभी भी हम आजादी ही चाहते हैं, कोई भी इसमें हमारे मन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अपने डिमांड से हट गए हैं। और 2 और जो मैंने कहा रिजोल्यूशन पास हुए, एक है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, दूसरा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। अब देखिए दोस्तों, गांधी इरविन पैक्ट हो गई है। अब गांधी जी जाएंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ये एकमात्र राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, दिस इज द ओनली गोलमेज सम्मेलन जहां पर कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है, जहां कांग्रेस, और उनको कौन रिप्रेजेंट करता है? यहां पे गांधी जी रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे होगा बकिंगम पैलेस। तो डेट जरा देख लीजिए, कब से कब हुआ? सितंबर 7, 31 से दिसंबर 1, 1931। तो इस दौरान ये गोलमेज सम्मेलन होता है। अब देखिए, आपके मन में ये हो रहा है भैया ये इतना लंबा 60-70 दिन लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। तो समझिए दोस्तों, उस दौर में लोग शिप से जाया करते थे, प्लेन ऐसे है नहीं। और वहां गए तो बहुत लीडर से मिले, बातचीत हुई, सारा एक दूसरे से सलाह मशवरा किया गया, और डिस्कशन महीनों तक चल रही है। इस सम्मेलन में दोस्तों अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीय जो डिमांड है, डिमांड क्या है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, उसको रिजेक्ट कर दिया है। और यहां पर जैसे मैंने पहले ही कहा दोस्तों, यहां पे कांग्रेस पार्टिसिपेट कर रही है और गांधी जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये याद रखने की बात है, ये एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है कि ये एकमात्र ऐसा सेशन है कांग्रेस का जहां पर गांधी जी भाग ले रहे हैं या कांग्रेस भाग ले रही है। और इसमें आखिरी चीज जो आप समझ सकते हैं दोस्तों यहां पर, कि इस सेशन में सरोजिनी नायडू भी हैं।
लेकिन वो महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही है, महिला वर्ग के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सरोजिनी नायडू यहां पर आती हैं। अब देखिए दोस्तों, इस समझौते, इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का अंतिम जो चीज है वो यही है कि ये एक तरह से फेलियर हो गया, फेल कर गया। लेकिन कभी अगर हमसे कभी आउटकम पूछ दे कि इससे क्या निकला, तो एक दो चीज याद रखिए। यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर है उस दौर में, रामसे मैकडोनाल्ड, वो एक अनाउंसमेंट करते हैं कि हम कम्युनल अवार्ड दे सकते हैं। कम्युनल अवार्ड क्या है मैं अभी जस्ट बताऊंगा आपको। और खासकर ये समझिए कि ये देखिए ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड क्या है, ये हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। तो ये एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अगर भारतीय जो लीडर्स हैं ये नहीं एग्री करते हैं तो ब्रिटिश हुकूमत अपने तौर पे, अपने तरफ से इस अवार्ड को डिक्लेयर कर देगी। दो नया स्टेट क्रिएट कर रहे हैं, मुस्लिम प्रोविंसेस, मुस्लिम मेजॉरिटी, क्योंकि लीग को खुश करना है, लीग इनके समर्थन में है। तो सिंध जो कि उस वक्त बंबई का हिस्सा हुआ करता था उसको निकाला जा रहा है, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो कि दोस्तों आपके उत्तर पश्चिम का जो इलाका है, इन दोनों को अलग किया जा रहा है। और आखिर में दोस्तों याद रखिए, ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त की, इसने मैंने पहले ही कहा कि भारतीय आजादी को बिल्कुल ही से रिजेक्ट कर दिया। तो जैसे मैंने पहले कहा, ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड, ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड क्या है दोस्तों? पहले हमने बात की ना कि मुस्लिमों को अलग इलेक्टोरेट दे दिया गया, मॉन्टेलिमिंटो में, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड में सिखों को दे दिया गया। अब यहां पर क्या है, जो उस दौर में जिनको डिप्रेस्ड क्लास कहते थे, जो दलित हैं, उनके लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लगातार डिमांड कर रहे थे कि भाई मेरे वर्ग के लोगों को भी आप सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए। उनका डिमांड क्यों था दोस्तों? क्योंकि उनका कहना था सब लोगों को आपने वोटिंग का राइट नहीं दे रखा है, और आप जो वोटिंग का राइट दे रखते हो वो दिया है आपने पैसे के आधार पे, इनकम क्वालिफिकेशन के आधार पे। और इसलिए क्या हो रहा है कि हमारे जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा चुने जा ही नहीं रहे हैं। तो उनका कहना था कि भाई हमको भी आप सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए। और इसी के तहत जो उस दौर में आपके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं रामसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने इसको 1932 में अनाउंस किया है। तो क्या है, आप देख सकते हैं, डिप्रेस्ड क्लास को भी माइनॉरिटी के तौर पर मान लिया गया है, अलग मान लिया गया है कि वो हिंदू से अलग हैं, और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया है। किसका डिमांड है? डिमांड किनका है? ये BR अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का डिमांड है। उनका कहना है कि डिप्रेस्ड क्लासेस को असेंबली में जाने का मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि ये लिमिटेड फ्रेंचाइज है, हर किसी को वोटिंग का उस दौर में इजाजत नहीं दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, जब ये अवार्ड दिया गया, गांधी जी इससे बहुत नाखुश हुए, और उस वक्त वो पूना जेल में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद जब ये एग्रीमेंट, ये जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया, उसके बाद भारत आए और उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो इस वक्त गांधी जी पूना में जेल में हैं, और यहां पर वो चले जाएंगे आमरण अनशन पर, फास्ट टिल डेथ पे चले जाएंगे। बोलेंगे भाई ये चीज हमको बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि उनका कहना था कि इस चीज से क्या होगा, हिंदू धर्म जो है वो खतरे में आएगी, हिंदू धर्म जो है वो और कमजोर हो जाएगी। और उनका कहना था इस तरीके से अनटचेबिलिटी को आप कभी भी इस देश से रिमूव नहीं कर पाइएगा, कभी नहीं खत्म कर पाइएगा। और इसलिए दोस्तों इस वक्त गांधी जो कि यरवड़ा जेल में है, वे इसके खिलाफ आमरण अनशन पे चले जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, आमरण अनशन पे चले गए तो क्या हो रहा है, गांधी जी ने क्रिएट कर दिया है प्रेशर, किन पे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे, कि भाई आप बात करिए, क्योंकि गांधी जी को कुछ हो गया तो इसका जो दोष है वो बाबा साहब पे चला जाएगा। तो इस पे उन पे प्रेशर बनता है, और वो लोग आकर बातचीत करते हैं, और यही बातचीत में जो संधि आती है उसको पूना पैक्ट कहा जाता है। दोस्तों इसमें MC राजा, मदन मोहन मालवीय, ये लोग बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं इस कॉम्प्रोमाइज को अचीव करने में। और आखिर में जो समझौता हुआ, जो निगोशिएशन के बाद हुआ, उसको दोस्तों हम कहते हैं पूना पैक्ट। इसके तहत मैं बस एक लाइन में आपको समझा देता हूं कि इस समझौते के तहत जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको अलग इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा, बल्कि उनको रिजर्वेशन मिलेगा, ज्यादा सीट्स उनके पॉपुलेशन के अनुपात में, प्रोपोर्शन में उनको ज्यादा सीट्स मिलेगा। तो ये था दोस्तों आपका पूना पैक्ट। लेकिन अब देखिए दोस्तों, गांधी जी एक चीज समझ गए हैं कि ये जो अंग्रेज है ना, भारतीय खासकर जो हिंदू धर्म है इसको कमजोर करने की नीति अपना रहे हैं, इसको कमजोर करना चाह रहे हैं, और इसलिए गांधी जी अभी चलाते हैं हरिजन
कैंपेन। गांधी जी हरिजन, इन डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों को गांधी जी क्या करते थे, हरिजन, हरि मतलब विष्णु, भगवान के अपने लोग। और इसलिए दोस्तों ये जब गांधी जी जेल में ही हैं तो इन्होंने एक बॉडी का फॉर्मेशन किया, एक संगठन बनाया और एक मैगजीन भी निकाली। संगठन का नाम है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग और मैगजीन का नाम है हरिजन। दोस्तों इसको याद रखिए, ये है सेटअप किया इन्होंने लमसम 1932 में, सितंबर 1932 में इसको सेटअप किया। और जो वीकली है इसको एकदम याद रखना है दोस्तों। जैसे हमने पहले भी एक इंडियन ओपिनियन की चर्चा की है, जब साउथ अफ्रीका में थे तो गांधी जी ने उसकी शुरुआत की। अब देखिए गांधी जी जब यहां आए हैं तो हरिजन शुरुआत कर रहे हैं, हरिजन की शुरुआत कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पे आप याद रखिए, जब गांधी जी जेल से बाहर आ गए तो देश भर का टूर किया था ताकि लोगों को जागरूक कर सके, लोगों को अवेयर कर सके और लोगों को अनटचेबिलिटी के खिलाफ कर सके। हजारों किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर लगातार 8-9 महीना टूर करते रहे। और यहां पर इन्होंने इस ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग का नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ रखा। दोस्तों इसको याद रखिए कि इसी का नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ रख दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, शुरुआत में ही कहा गया था कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, तो तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की थोड़ी सी चर्चा कर लें। ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? इस वक्त हुआ, जैसे आप देख सकते हैं 1932 में, 17 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच में। याद रखने की बात यह है कि कांग्रेस इसमें शामिल नहीं होती है, कांग्रेस ने इसका बॉयकॉट किया है। तो हमको याद रखना है तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस किसमें शामिल होती है? सिर्फ दूसरे में। सवाल कैसे पूछ देगा? In which of the following conferences, in which of the following round table conferences Congress had participated? First, second, third या none of these? कि भाई कांग्रेस कभी शामिल ही नहीं हुई। तो याद रखना है कांग्रेस सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई। अब जैसे आप समझ सकते हैं दोस्तों, अगर कांग्रेस नहीं शामिल हुई तो कौन आएगा? वही लोग, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, लिबरल पार्टी, ये जितने पार्टीज हैं ये लोग यहां पर आते हैं। अब देखिए दोस्तों, इन तीनों कॉन्फ्रेंसेस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुए, उसके आधार पर देश में उस वक्त एक कानून लाया गया जिस कानून को कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और अब हम थोड़े से इसके प्रोविजंस की बात करेंगे। देखिए इसको कहते हैं जीओआई एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम जो कानून है 1935। और इसके तहत दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लें इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को। इसके तहत क्या कहा गया? जो डायरकी, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के बाद अलग अलग प्रांतों में लाया गया था दोस्तों, उसको खत्म कर दिया गया। बोला गया भाई इंड द डायरकी इन द प्रोविंसेस, लेकिन एक रिकमेंडेशन हुआ कि सेंटर में इसको ले आओ। आखिर सेंटर में भी नहीं आया, लेकिन एक रिकमेंडेशन यहां जरूर आया था कि सेंटर पे ले आइए। अब सेंटर में क्यों नहीं लाया गया ये मैं समझा देता हूं दोस्तों। यहां पे कहा गया कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाइए। चूंकि ऑल इंडिया फेडरेशन ही कभी नहीं बना तो इसलिए ये सेंटर में डायरकी भी कभी नहीं आया। अब यहां पर एक चीज आप समझिए दोस्तों कि उस दौर में एक बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 चीजों का गठन हुआ। सबसे पहले चीज जो थी वो था रेलवे से जुड़ा हुआ। फेडरल रेलवे अथॉरिटी, एक अथॉरिटी बनाया गया था, एकदम इंडिपेंडेंट था, जो कि मिनिस्टर्स, काउंसलर, इन सब से अलग था। यह बनाया गया जो आगे चल के जिस तरह से रेलवे बोर्ड टाइप है ना, वैसा ही हो गया कि रेलवेज जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करे, उसके लिए फेडरल ये आपका अथॉरिटी बनाया गया। इसके अलावा दोस्तों यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया। आपका जो आरबीआई है, जो आज के दौर में, उस वक्त इसकी स्थापना की गई, इसका नाम रखा गया फेडरल बैंक। ये 1935 के लमसम इसकी स्थापना हुई और इसको आप आगे चलकर आरबीआई कहते हैं। आखिर में दोस्तों यहां पर फेडरल कोर्ट की भी स्थापना हुई 1937 में, जो कि आगे चलकर आपके सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये सब आपकी आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। देखिए दोस्तों, ये उस दौर का वन ऑफ द सबसे बल्कि डॉक्यूमेंट है। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, संविधान है दोस्तों, संविधान के आधे से ज्यादा प्रोविजंस इसी डॉक्यूमेंट से लिए गए हैं। बहुत चीजें यहां से उठाई गई हैं इस प्रोविजन में, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दोस्तों। और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट था, जैसे यहां पे फैसला लिया गया बर्मा, जो कि भारत का हिस्सा हुआ करता था उस समय तक, उसको भारत से अब अलग कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों इस वक्त
उड़ीसा को एक सेपरेट स्टेट बनाया गया, उड़ीसा को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया और अलग राज्य बनाकर उड़ीसा को यहां पर बिहार से अलग कर दिया गया और उस वक्त उसका कैपिटल था कटक, इसको याद रखिए। इसके अलावा सिंध को भी अलग राज्य का दर्जा दिया गया और सिंध जो कि मैंने पहले कहा बंबई से निकाल दिया गया, कराची इसकी राजधानी थी। दोस्तों इस दौर में अब जो है 11 प्रांत हो गए हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को भी पूरी तरीके से स्टेट का दर्जा देकर 11 प्रांत इस वक्त पूरे देश में आ गए हैं। ये 11 प्रांत क्या हैं दोस्तों, मैं अभी तुरंत आपको 1 मिनट के बाद बताऊंगा। फिलहाल एक सवाल देखिए, अगर कल के डेट में अगर कभी सवाल पूछ दे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो हमारे सेंटर और स्टेट्स में हुआ है वो किस स्कीम के बेस्ड पे है, तो इसका आप आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दे सकते हैं, जबकि मेरे हिसाब से ऐसा सवाल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर कभी आ जाए तो आप इसको याद रखिए। अब देखिए दोस्तों, मैंने अभी कहा ना 11 प्रोविंस, क्या हो रहा है कि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर देश भर में उस वक्त इलेक्शन होता है। देश में क्या 11 प्रोविंस है, मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं दोस्तों। मान लीजिए ये आपका देश है, यहां पे पहला प्रोविंस है असम, दूसरा है बंगाल, तीसरा है बिहार, चौथा है उड़ीसा, पांचवा उस दिनों साउथ में मद्रास कहते थे, पांचवा, छठा बंबई, सातवां अभी हमने जस्ट बात की सिंध को अलग कर दिया गया है, आठवां पंजाब, नौवां अभी हमने बोला नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, 10वां उत्तर प्रदेश नहीं कहते थे, यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे यूपी, और 11वां जो आज का मध्य प्रदेश है उस दौर में सेंट्रल प्रोविंस कहलाता था। तो ये 11 प्रांत उस दौर में हुआ करते थे और कांग्रेस इन 11 जगह लड़ती है इलेक्शंस। और दोस्तों कांग्रेस के परफॉर्मेंस पे ये जो स्लाइड है आप देख लीजिए, कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। इनफैक्ट जो पूरे भारत में ये सबसे बड़े राज्य के सबसे बड़े पार्टी के तौर पे उभरती है। तो देखिए 11 प्रोविंस है, इन 11 में 6 जगह तो खुद की मेजॉरिटी है, 2 जगह सपोर्ट के आधार पे कांग्रेस उन दिनों गवर्नमेंट बनाती है। आप देखिए यहां पर 8 जगह पे प्रोविंस पे गवर्नमेंट बनाएगी, 3 जगह बंगाल, पंजाब और सिंध में नहीं बनाती है, और ओवरऑल कंट्री में भी देखिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। मेजॉरिटी 6 जगह था और 3 जगह सबसे लार्ज पार्टी के तौर पे भी उभरती है। देखिए मेरे को उम्मीद नहीं है कि इस चीज से सवाल पूछेंगे आपसे, लेकिन ये अगर कहीं पूछ दे तो ये देख लीजिए एक लास्ट लाइन जो इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने लाल में मेंशन किया है कि गांधी जी इस पूरे इलेक्शंस में कहीं भी शामिल नहीं हुए, एक भी जगह उन्होंने सिंगल भी एक भी जगह अपना जो कहेंगे कि मीटिंग, इलेक्शन मीटिंग में वे शामिल नहीं हुए थे। और इन जो 11 प्रोविंसेस हैं इन जगहों पे अगर पूछ दिया जाए कि भाई कांग्रेस कहां कहां गवर्नमेंट बनाई और कौन उनके चीफ मिनिस्टर्स थे, उन दिनों चीफ मिनिस्टर्स को दोस्तों प्रीमियर कहा जाता था। आप देखिए दोस्तों, जैसे मद्रास में राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इनके प्रीमियर बने, वहीं पे अगर देखिए बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा जो आगे चलकर इंडिपेंडेंट इंडिया में भी बिहार के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। यूनाइटेड प्रोविंस में जैसे गोविंद बल्लभ पंत हो गए, वहीं पे अगर बॉम्बे में बीजी खेर हो गए, असम में गोपीनाथ बारदोलई हो गए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में खान साहब हो गए जो कि आपके बड़े भाई थे खान अब्दुल गफ्फार खान के, बंगाल में फजलुल हक ये बनते हैं, पंजाब में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है, यहां यूनियनिस्ट पार्टी एक लीडर है खिजर हयात खान, उनके लीडरशिप में यहां पर सरकार बनती है, और सिंध में गुलाम हुसैन हित्यादुल्ला की सरकार बनती है। देखिए मेरे हिसाब से यहां इंपॉर्टेंट कौन कौन है ये याद रखिए, राजा जी 1, जीबी पंत, श्री कृष्ण सिन्हा 3, बारदोलई 4, खान साहब 5। इन 5 नामों को याद रखिए कि ये पांचों कहां कहां बनते हैं चीफ मिनिस्टर, या जिसको उस दौर में प्रीमियर कहा करते थे। अब देखिए दोस्तों, सरकार बन गई और अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, 28 महीने तक ये लोग अलग अलग जगह पे शासन करते हैं, और 28 महीनों के बाद दोस्तों ये लोग इस्तीफा दे देते हैं। तो हमको शासन का नहीं जानना है कि ये क्या करते हैं हमें बस इतना जानना है कि 28 महीने के बाद इन्होंने क्यों इस्तीफा दे दिया। इसको बस इतना समझिए कि क्या होता है, 1939 का समय आ गया है, विश्व युद्ध 2 शुरू हो रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 इज अबाउट टू बिगिन, एंड वो शुरू हो जाता है, स्टार्टेड। और इसके बाद उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम लिलिंगतो है, वो क्या करते हैं कि यहां पर अनाउंसमेंट कर देते हैं कि भाई
हम जो है यहां पर अभी क्या करने जा रहे हैं, हम अभी करने जा रहे हैं आपको भारत को इस विश्व युद्ध का भागीदार बना रहे हैं, शामिल करने जा रहे हैं। तो कांग्रेस लीडर्स का यहां ऑब्जेक्शन क्या था कि भाई आपने हमसे बिना पूछे ये डिसीजन कैसे ले लिया कि हम इसमें शामिल होंगे। और इस चीज के विरोध में कांग्रेस सारी जगहों से सरकार से इस्तीफा दे देती है। तो देखिए दोस्तों, कांग्रेस ने डिसाइड किया है कि ये जो हम शामिल हो सकते थे, लेकिन आपने बिना पूछे जो हमसे यहां पे कर दिया है, इसके विरोध में हम बोल रहे हैं कि ना हम इस वॉर को सपोर्ट करेंगे, ना ही हम या हमारे जो सरकार है यहां पे आपके साथ काम करेगी। और इसलिए कांग्रेस जो है यहां पे अलग अलग जगहों से इस्तीफा दे देती है। यहां पे दोस्तों याद रखिए कि इस वक्त जिन्ना 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पे मनाते हैं। मतलब एक चीज मांगी थी ऊपर वाले से और उसने वो हमको ग्रांट कर दी, वो चीज हमको दे दी है, तो इसको कहते हैं डे ऑफ डिलीवरेंस। इसको देने की बात कह रहे हैं कि भाई आपने हमको दे दिया है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज याद रखिए, यहां पर एक और चीज आता है जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान रिजोल्यूशन। पहली बार पाकिस्तान का डिमांड की मांग की यहां पे मुस्लिम लीग ने। यह डिमांड कब की? 1940 में लाहौर में, तारीख थी 23 मार्च 1940। यहां पे 3 दिन का एक सेशन किया था और 23 मार्च को इन्होंने डिमांड किया कि भाई इनको इनका अपना अलग मुल्क चाहिए, अलग पूरे देश चाहिए। पहली बार ये डिमांड इन्होंने यहां पे की। यहां पे रिजोल्यूशन को आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमको नहीं याद रखना है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए यही कि जितने जगहों पे ये डिमांड कर रहे हैं कि मुसलमान एक जगह पे कंटिन्यूअस एरियाज में है, एक बड़े क्षेत्रफल में एक जगह पे, उन तमाम एरियाज को आप अलग कर दीजिए। तो बेसिकली डिमांड ये था कि उत्तर पश्चिम जो इलाका है, नॉर्थ वेस्ट जो कि पाकिस्तान आज का है और पूर्व में जो कि आज का बांग्लादेश है, इन इलाकों को मिलाकर एक अलग आप देश बना दीजिए जिसको ये पाकिस्तान का नाम दे रहे हैं। दोस्तों यहीं पे मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो पाकिस्तान का नाम है, इसमें पी पंजाब को रिप्रेजेंट करता है, ए अफगान को रिप्रेजेंट करता है, के कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है, आई इंडस नदी या इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है, सिंध एस से है और तान से मतलब होता है बलोचिस्तान। दोस्तों ये इनके नाम का मतलब लैंड ऑफ प्योर पाकिस्तान, ये यहां पर इन्होंने डिमांड किया है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, कांग्रेस की हुकूमत ने तो इस्तीफा दे दिया है और ये हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या है कि शुरुआती दिनों में जो अंग्रेजी हुकूमत है उनकी स्थिति बड़ी खराब हो गई है और वो अब भारतीयों का पूर्ण समर्थन चाहते हैं। इसलिए अगस्त 1940 में ये एक ऑफर लेके आते हैं जिसको हम कहते हैं अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सिंपल बात है कि अगस्त महीने में ये ऑफर दिया गया और इसलिए इसको नाम दे दिया गया अगस्त ऑफर का। जैसे मैंने पहले कहा कि अंग्रेजी हुकूमत की हालत खराब हो रही है। क्यों खराब हो रही है? क्योंकि हिटलर यहां पे लगातार जीतते जा रहा है। बेल्जियम जीत चुका है, हॉलैंड जीत चुका है, फ्रांस जीत चुका है। और आपको पता है दोस्तों, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक बहुत पतला सा नैरो वाटर का चैनल है जिसको आप ब्रिटिश चैनल कहते हैं, सॉरी इंग्लिश चैनल कहते हैं। और ये क्लियर है अंग्रेजी हुकूमत के आगे कि फ्रांस के हारने के बाद अगला जो नंबर है वो उनका है और इसलिए वो अब भारतीय लोगों का समर्थन चाहते हैं। कुछ चीजें हमको प्रॉमिस करते हैं, जैसे वे बोल रहे हैं कि हम आपको आगे चलकर डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। वो बोल रहे हैं कि वाइसरॉय का जो एक्सपेंशन होगा, जो काउंसिल होगा, उसको एक्सपैंड कर देंगे, उसमें और भारतीयों को शामिल कर देंगे। और बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी हम सेटअप करेंगे आफ्टर दी वॉर। तो देखिए, हमसे एक ही चीज जो यहां पे पूछ सकता है वो है ये वाली बात। पहली बार ये ब्रिटिश हुकूमत जो है वो कह रही है कि भाई हम आपको एक संविधान सभा बनाकर देंगे। तो अगर हमसे कभी एग्जाम में पूछ ले कि भाई कौन से इस ऑफर में पहली बार संविधान सभा की बातचीत अंग्रेजों के द्वारा की गई, तो उसको याद रखना है दोस्तों कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार आफ्टर द वॉर सेट करने की बात की गई। इसके अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट बात यह था कि इन्होंने कहा कि कोई भी जो संविधान बनेगा बिना अल्पसंख्यकों के मर्जी के बनेगा, मतलब बिना उनकी मर्जी के नहीं बनेगा। तो इन्होंने कहा कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द माइनॉरिटीज कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं बनेगा। याद रखिए, कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया है
और नेहरू कह रहे हैं कि डोमिनियन स्टेटस इज एज डेड एज डोर नेल। इसको याद रखिए दोस्तों। क्वेश्चन जो मैंने देखा है वो कैसे पूछेंगे कि ये चीज किसने कही, तो आपको याद रखना ये नेहरू ने कही। 4 ऑप्शन दे सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये चीज नेहरू ने कब कही, तो याद रखिए कि अगस्त ऑफर को रिजेक्ट करने के वक्त नेहरू ने ये एक चीज कही। तो इस तरह के सवाल हमसे पूछ सकते हैं, दोनों ही सवालों के लिए आप तैयार रहिए। अब यहां पे देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है कि कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब आपने रिजेक्ट कर दिया तो अगला क्या करोगे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कंफ्यूजन है। कुछ लोग चाहते हैं कि चलिए मास सिविल डिसोबीडियंस शुरू करें, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं भाई गांधी जी जो डिसाइड करेंगे वो करेंगे। और गांधी जी अंततः क्या डिसीजन लेते हैं कि हम शुरू करेंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो यहां पर ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है, अगस्त ऑफर के प्रपोजल के बाद गांधी जी ने डिसीजन लिया है कि हम इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ने तो इनकी एक भी मांग नहीं मांगी है। गवर्नमेंट से ये बोल रहे हैं कि हमको इंडिपेंडेंस दे दो, ये कभी नहीं मांगे। और यहां पर कांग्रेस को उन्होंने खास साफ कर दिया कांग्रेस को कि भाई जब तक माइनॉरिटीज नहीं आपको किसी बात पे मानेंगे तब तक हम कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने नहीं देंगे। और इसमें बीच में चूंकि विश्व युद्ध 2 चल रहा है, लगातार ये ऑर्डिनेंसेस लाकर भारतीयों के जो राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार हैं, खासकर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनको ये छीनते जा रहे थे। तो इन तमाम चीजों के विरोध के स्वरूप में यहां पर गांधी जी ने डिसीजन लिया है कि हम अब शुरू करेंगे जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह। क्योंकि यहां पर बाकी लोग तो चाहते थे कि मास सिविल डिसोबीडियंस हो, कि सविनय अवज्ञा बड़े पैमाने पर किया जाए, लेकिन गांधी जी का कहना नहीं, अभी हम लोग इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। तो यहां पर अगर कभी पूछ दे कि इंडिविजुअल सत्याग्रह का ऑब्जेक्टिव क्या था, दोस्तों याद रखना इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमको आजादी चाहिए, स्वतंत्रता नहीं मांग रहे हैं, ये राइट टू स्पीच मांग रहे हैं, ये अपने एक मौलिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। यहां पे गांधी जी अंग्रेजों को ये संदेश देना चाहते हैं, ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि हम अगर आपके खिलाफ अभी रोड पे नहीं उतरे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे में पेशेंस है, धैर्य है। अभी हमने धैर्य रख रखा है, और अगर ये धैर्य का पैमाना हमारा टूट गया तो हम आपके खिलाफ आ जाएंगे रोड पर, और तब आपके लिए मुश्किलात होगी। तो यहां पे करना क्या है दोस्तों, गांधी जी एक एक करके सत्याग्रही चुनेंगे। वो एक सत्याग्रही जाएगा, एक कानून तोड़ेगा, और इस कानून को तोड़ने के लिए फलस्वरूप क्या होगा, अंग्रेजी हुकूमत उसको अरेस्ट करेगी। अगर नहीं अरेस्ट करती है तो वो सत्याग्रही लगातार दिल्ली की ओर चलते चलेगा, और इसलिए इस मूवमेंट को दोस्तों दिल्ली चलो मूवमेंट के नाम से भी जाना गया। तो आप क्या करने वाले हो, एक सत्याग्रही है, वो कानून तोड़ेगा, कानून तोड़ के वो अंग्रेजी हुकूमत को बोलेगा भैया अरेस्ट कर लो। अगर उन्होंने अरेस्ट कर लिया तो बढ़िया है, हमने दिखा दिया कि भाई हम आपके कानून से नहीं डरते, हमने तोड़ा और हम अरेस्ट होने के लिए भी तैयार हैं। नहीं अरेस्ट किया तो आप दिल्ली की ओर बढ़ते चलिए, और इस मूवमेंट को नाम दिया गया दिल्ली चलो मूवमेंट। यहां पे याद रखने वाली बात यह है कि दोस्तों कि इसमें 3 जो लोगों का नाम हमेशा आता है, कि जो 3 लोग, क्योंकि हमसे सवाल क्या पूछेगा, पहले सत्याग्रही कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे। तो याद रखिए दोस्तों, इसमें पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे जो कि गांधीयन सपोर्टर हैं, दूसरे नेहरू, और तीसरे ब्रह्मदत्त जो कि गांधी के एक आश्रम के सदस्य थे। तो ये 3 लोग, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, और अधिकतर एग्जाम में यही आता है कि भाई ये जो आपका इंडिविजुअल व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह है, ये इसमें पहले सत्याग्रही कौन थे, तो नाम याद रखिएगा कि आचार्य विनोबा भावे, दूसरे कौन थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे कौन थे ब्रह्मदत्त। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह भी आया, बहुत लोग अरेस्ट हुए, बहुत सारे लोग जेल गए, लेकिन अब द्वितीय विश्व युद्ध में स्थिति बड़ी खराब हो रही है। स्थिति क्यों खराब हो रही है, क्योंकि जापान जो है लगातार जीतते जा रहा है, और हमारे साउथ ईस्ट एशिया में उसने बहुत कंट्रीज पे विजय प्राप्त कर ली है। इसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि यहां पर जो अंग्रेजी हुकूमत है उनको भी भारतीय सपोर्ट की पूरी तरीके से दरकार है, और इसलिए वो एक नया मिशन भेजते हैं जिसको हम कहते हैं क्रिप्स मिशन, जो कि मार्च के 1942 में आता है। क्यों आता है, उन्हें भारतीय समर्थन चाहिए, पूर्ण भारतीय समर्थन चाहिए दोस्तों, और ये अपने साथ कई सारे प्रोविजंस लेके आते हैं। प्रोविजंस को हम उतना ज्यादा तवज्जो यहां नहीं देंगे, इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। याद रखिए कांग्रेस और लीग दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और यहां पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए कि गांधी जी ने इसको डिस्क्राइब किया पोस्ट डेटेड चेक के तौर पे।
आप लोगों को पता होगा दोस्तों, पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? एक चेक जिसपे आप बाद की तारीख भर देते हैं कि भाई आज जैसे 6 सितंबर है या 7 सितंबर है कि 15 सितंबर को ये चेक भजा लेना। लेकिन मान लो उस वक्त सरकार के पास पैसा ही नहीं है या आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो दूसरा आदमी पैसा कैसे निकालेगा? चेक तो बेकार हो गया, निरर्थक हो गया। तो वही गांधी जी का कहना था कि आप जो भी चीज हमको प्रॉमिस कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर डेट के बाद कर रहे हो, वॉर के बाद, लेकिन मान लीजिए अगर आप हार गए युद्ध, तब क्या होगा? तो गांधी जी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और यह बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए कि यहां पर क्रिप्स मिशन, जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स आए थे, उनसे बातचीत करने के लिए दोस्तों यहां पर गांधी जी ने अपॉइंट किया नेहरू और आजाद को। ऑफिशियल कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर नेहरू और आजाद यहां पर उनसे बात कर रहे हैं। ये तमाम बातें थी दोस्तों क्रिप्स मिशन से। अब क्रिप्स मिशन के आने और इसके फेल हो जाने के बाद कांग्रेस के पास कुछ ज्यादा विकल्प बचे नहीं हैं। अब कांग्रेस शुरू कर रही है भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट। क्यों? जैसे मैंने कहा ना कि क्रिप्स मिशन के बाद ऑप्शन ही नहीं बचा है, और इसलिए 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ये बंबई से गोलियां टैंक से ये अनाउंस करती है कि वो शुरू करने जा रही है भारत छोड़ो आंदोलन। बेसिकली ये है कि अब वो अंग्रेजों को बोल रही है कि भाई आप जो है इस देश को छोड़िए। और यहां पर कांग्रेस और गांधी जी ने साफ और साफ कर दिया है कि अब हम किसी भी चीज से नहीं रुकने वाले। यहां पे दोस्तों याद रखेंगे गांधी जी का स्लोगन क्या था? डू और डाई, करो या मरो। गांधी ने बहुत क्लियरली कह दिया कि इस बार हम स्वतंत्रता प्राप्त करके ही रुकेंगे, कोई और तरीका नहीं है। और इसके बाद दोस्तों अगले ही भोरे भोर सवेरे 9 अगस्त को क्या हो रहा है कि सारे जो बड़े कांग्रेस के नेता हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो इस तरह ये जो मूवमेंट था, लीडर ऑन पेपर गांधी जी ही हैं, लेकिन सच्चाई में यह है कि गांधी चूंकि अंदर चले गए हैं जेल में, उनको बंद कर दिया गया जेल में, और बाकी भी सारे कांग्रेसी नेता जो हैं अलग अलग जेल में बंद हैं। तो इस दौर में जो सेकंड रंग कांग्रेस के लीडर्स हैं, जैसे उस दौर में बीजू पटनायक हुआ करते थे, आपकी आसिफ अली हुआ करते थे, राम मनोहर लोहिया हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, ये सुचिता कृपलानी है, ये दूसरे जो सेकंड रंग के कांग्रेस के लीडर्स हैं, ये इस मूवमेंट में शामिल होते हैं। दोस्तों अंडरग्राउंड एक्टिविटीज, खुफिया तरीके से कई चीजें यहां की जाती है। जैसे एक लेडी है, उनका नाम है उषा मेहता, ये एक अंडरग्राउंड रेडियो यहां पे चलाती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको याद रखना है कि जैसे जेपी हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, उस दिनों वो हजारीबाग जेल से अपने एक साथी रामनंदन मिश्रा से के साथ भाग जाते हैं, निकल जाते हैं और नेपाल बॉर्डर के पास जाकर ये आजाद दस्ता बनाते हैं। आजाद दस्ता जयप्रकाश नारायण फॉर्म कर रहे हैं। और यहां पे देखिए दोस्तों गुरिल्ला वॉरफेयर में, गुरिल्ला वॉरफेयर क्या है? ये नेपाल में लोगों को ट्रेन कर रहे हैं कि भाई बिहार के साइड जाइए और वहां अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कुछ काम कीजिए। क्या करिएगा? मान लीजिए कुछ ब्रिज उड़ा दीजिए, कोई आपका ब्रिज है, या टेलीग्राफ लाइन काट दीजिए, पोस्टल लाइन काट दीजिए, टेलीफोन लाइन काट दीजिए, कुछ भी उनको नुकसान पहुंचाइए। तो ये तमाम चीजें यहां पर हो रही थी। दोस्तों इस दौर में बहुत जगह पैरेलल गवर्नमेंट्स भी बनी, समानांतर सरकार जिसको कहेंगे। मतलब इसमें क्या हो रहा था कि कई छोटे छोटे जगहों पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अंग्रेजी हुकूमत का मतलब पत्ता साफ कर दिया गया और वहां पर भारतीय लोगों ने अपनी सरकारें बना ली। कुछ दिनों के लिए बिल्कुल वो जगह इंडिपेंडेंट हो गए थे। जैसे वो जगह, जैसे बलिया, यहां पे चिट्टू पांडे अपनी सरकार बना लेते हैं और कांग्रेसी नेताओं को रिलीज करा देते हैं। उसी तरीके से अगर ममलुक की बात की जाए, तमलुक में क्या हो रहा है दोस्तों? जातीय सरकार यहां पर सरकार बनती है। और ये वहां पे देखिए, जैसे एक गवर्नमेंट का काम क्या होता है, वो तमाम चीजें ये कर रहे हैं। जैसे ये लोगों को साइक्लोन रिलीफ वर्क दे रहे हैं, ये पैसा दे रहे हैं स्कूल्स को, ये पैडी जो धान है ये अमीर लोगों से लेकर पुअर को दे रहे हैं, आर्म्ड विद्युत वाहिनी कर रहे हैं। उसी तरह सतारा में वाईबी चौहान और नानी पाटिल, ये लोग प्रति सरकार, जो कि सबसे लंबी समानांतर सरकार थी उस दौर में, ये तमाम चीजें ये उस वक्त कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, समानांतर सरकार का मतलब ही होता है कि अंग्रेजी हुकूमत का इन जगहों पे पतन हो गया है और यहां पे इन लोगों ने एकदम बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट तौर तरीके से कुछ दिनों का गवर्नमेंट चलाया। जब कांग्रेस दोस्तों ये तमाम चीजें कर रही थी, उस दौर में जो आपका मुस्लिम लीग है, वो भी एक मूवमेंट चलाती है, डिवाइड एंड क्विट, मतलब बांटो और भागो। और इसी वक्त 23 मार्च 1943 को ये लोग पाकिस्तान डे
ऑब्जर्व करते हैं। दोस्तों मैंने पहले ही कहा कि 23 मार्च को इन लोगों ने पाकिस्तान का डिमांड किया था और इसलिए 23 मार्च 1943 को आप सेलिब्रेट करते हैं, ये पाकिस्तान डे के तौर पे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस पे एक सवाल देखिए दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट किस चीज के रिस्पॉन्स में लॉन्च किया गया? हमने देखा क्रिप्स प्रपोजल के फेलियर के बाद। अब यहां पर एक जो शायद आज का लास्ट टॉपिक में से एक है दोस्तों, वो ये है कि जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, भारत के बाहर लोग आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करके अंग्रेजी हुकूमत से टक्कर ले रहे थे। दोस्तों इस आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी की जो थिंकिंग है, ये सबसे पहली बार जिन्होंने इसको सोचा वो थे कैप्टन मोहन सिंह। ये एक भारतीय ऑफिसर है जो पहली बार मलाया में, मतलब उस दिन आज का जो मलेशिया है वहां पर पहली बार ये सोचते हैं कि भाई हम ये बनाया जाए। अब ये किससे बनेगा? जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, भारतीय सैनिक जो द्वितीय विश्व युद्ध में हार गए हैं और या तो वो भाग रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, रिट्रीट कर रहे हैं, इन्होंने डिसीजन किया कि भाई हम नहीं जाएंगे पीछे और इन लोगों से मिलकर हम इंडियन नेशनल आर्मी बनाएंगे। किसकी मदद से? जापान की मदद से। तो इस दौर में दोस्तों इनको पहला फेज जो इस आजाद हिंद फौज का है, इस दौर में इनको मदद करते हैं उस दौर में ज्ञानी प्रीतम सिंह, और इसके अलावा इनको मदद करते हैं मेजर फुजीवाड़ा। ये लोग इनको मदद करते हैं कि भाई आप जो है इस समय आप इंडियन नेशनल आर्मी बनाइए। यहां पर दोस्तों और भी लोग इनसे जुड़ते हैं, जैसे 1942 में दोस्तों यहां पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की गठन की जाती है। और याद रखिए ये कौन करते हैं? रास बिहारी बोस, हमने पहले पढ़ा है, यही वो थे जो कि दिल्ली में हार्डिंग के हाथी पर इन्होंने बम फेंक दिया था और वहां से बाद में ये गदर में भी शामिल होते हैं और बाद में ये भारत छोड़कर भाग जाते हैं और जापान में यहां पे भारत की आजादी के लिए काम कर रहे हैं। ये यहां पर आए और टोक्यो में इन्होंने स्थापना की इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की। देखिए दोस्तों यहां पे बैंकॉक में ये लोग मिलते हैं और यहां पर बैंकॉक कॉन्फ्रेंस को भी ये मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं। बैंकॉक कॉन्फ्रेंस में कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं। डिसीजंस क्या है कि भाई रास बिहारी बोस प्रेसिडेंट हैं, मोहन सिंह कमांडर इन चीफ हैं, मतलब आर्मी के CIC हो गए, और ये लोग सुभाष चंद्र बोस को इनवाइट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई नेताजी आप आइए। सुभाष चंद्र बोस को ये बोल रहे हैं कि यहां पे आइए और आप हमको लीड करिए। अब यहां पे समझिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस 38 मतलब 1938 और 1939, 38 में हरिपुरा, मैं फिर से यहां लिख दे रहा हूं, 38 में हरिपुरा और 39 में त्रिपुरी, इन दो कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लेकिन त्रिपुरी में गांधी जी से मतभेद होने के बाद 1 महीने के अंदर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये आ गए बाहर कांग्रेस से, और कांग्रेस से ये बाहर आकर अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, और बाद में इनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। तो यहां पर क्या है कि ये जो सेकंड फेज है इंडियन नेशनल आर्मी का, ये शुरू होता है लमसम 1943 में सिंगापुर से, जब सुभाष चंद्र बोस यहां आ जाते हैं। अब सुभाष चंद्र बोस कैसे आते हैं? मैंने कहा ना कि ये कांग्रेस से निकलकर अपनी पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक, और बाद में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और इनको कलकत्ता में अपने घर में इनको कैद कर दिया जाता है। लेकिन ये यहां से निकलते हैं और वाया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ये पहुंचते हैं रशिया। यहां रशियन लीडर्स से ये मदद मांगते हैं, लेकिन रशियन लीडर्स बोलते हैं कि भाई हम अब आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि हम द्वितीय विश्व युद्ध में हम आ गए हैं ब्रिटेन के साइड। तो ये रशिया पहुंचते हैं कि भाई मदद दीजिए ब्रिटेन के खिलाफ, लेकिन यहां पर रशिया मना कर देती है क्योंकि वो बोलती है कि भाई हम खुद यहां पर विश्व युद्ध में अब इनके साइड हो गए हैं, हम इनके मतलब ब्रिटेन के साइड से यहां पर लड़ने वाले हैं। तो जनवरी में मदद मांगी और जून में वो उनके साथ लड़ने लगे। अब यहां से ये आ जाते हैं कहां? जर्मनी। जर्मनी में ये किससे मिलते हैं? हिटलर से। हिटलर से बोलते हैं, क्योंकि देखो दोस्तों बहुत सिंपल हिसाब है, सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक चीज में मान रहे हैं, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, मेरा दुश्मन ब्रिटेन, ब्रिटेन का दुश्मन जर्मनी। तो ये बोल रहे हैं जर्मनी मेरी मदद करो, और हिटलर से यहां मिलते हैं और बोलते हैं कि भाई हमको समर्थन दीजिए अंग्रेजों के खिलाफ इंडियन नेशनल आर्मी के लिए। यहां पे एक सीडो नाम जो इनका छद्म नाम है वो है ऑर्लैंडो मजोटा।
इस नाम के साथ ये हिटलर से यहां जुड़ते हैं और इसी वक्त दोस्तों इनको नाम दे दिया जाता है नेताजी का। यहां से इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाने लगा है। यहां पर इनका स्लोगन जो आप लोगों को पता है वो है जय हिंद। अब यहां पर ये आप बोलोगे कि भाई रशिया गए, रशिया से जर्मनी गए, तो अब जर्मनी से जापान क्यों चले गए? तो ये है कि यहां के बाद ये जापान जाने वाले हैं, क्योंकि जापान में कहा जाता है कि भाई एशिया वाला जो एरिया है वहां पे युद्ध जापान कर रही है, इसलिए इनको जापान भेजा जाता है। जापान से ये युद्ध के वक्त मांगते हैं मदद कि भाई आप मदद कीजिए हमको। ऑलरेडी इंडियन नेशनल आर्मी उनके मदद से बन चुकी थी, मोहन सिंह और ये लोग हैं ही, और इस वक्त जापान की मदद से यहां पर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं कि एक अंतरिम सरकार, जिसको नाम ये देते हैं अर्जी हुकूमत आजाद हिंद या आजाद हिंद सरकार, और इसका हेडक्वार्टर ये सिंगापुर में बनाते हैं। दोस्तों उस दौर में जितने भी एक्सिस पावर्स थे, जैसे जर्मनी है, इटली है, जापान है, ये तमाम लोगों ने इनका समर्थन किया है। दोस्तों यहां पर कुछ चीजें बड़ी फेमस है, जैसे गांधी इनका बोस का बहुत फेमस स्लोगन क्या है? यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये स्लोगन जो इनका फेमस स्लोगन था, ये यहां पर मलाया में इन्होंने दिया। यहां पर इन्होंने आर्मी की गठन जो की, इसको अलग अलग बटालियंस का नाम दिया, अलग अलग बटालियंस में अपने आर्मी को ऑर्गेनाइज किया। अलग अलग बटालियंस के नाम क्या थे दोस्तों? आजाद बटालियन, नेहरू बटालियन, गांधी बटालियन, सुभाष बटालियन एंड रानी झांसी बटालियन। तो आप देखिए दोस्तों अलग अलग महान लोगों के नाम पर इन्होंने यहां पर अलग अलग बटालियंस की संरचना भी की। इसके अलावा दोस्तों आगे चलकर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इनको सौंप दिया जाता है, जहां पर ये रूल करना शुरू करते हैं भारत की तरफ से। और इन दिनों इन्होंने इसका नाम बदल कर रख दिया शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। तो यहां पर नाम बदल के शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप भी इसका रख दिया जाता है। लास्ट में दोस्तों आगे चलकर जो हमने देखा कि यहां पे पिछले स्लाइड में हमने देखा कि यहां पर जो है सिंगापुर हेडक्वार्टर्स था, आगे चलकर ये सिंगापुर हेडक्वार्टर को बदलकर बर्मा में रंगून में इसका हेडक्वार्टर बना देते हैं और यहां पर एक फेमस स्लोगन देते हैं, चलो दिल्ली। मतलब बेसिकली ये स्लोगन ये है, वॉर क्राई है, कि युद्ध के दौरान ये अपने सोल्जर्स को बोल रहे हैं कि भाई हम लोग दिल्ली की ओर धावा बोलेंगे, दिल्ली को ऑक्युपाई करना है। यहां पर एक रेडियो भी ये बनाते हैं, जिसका नाम एक तो बैंक है और आगे चल के रेडियो है, जिस रेडियो के तहत ये गांधी जी से ब्लेसिंग्स लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं कि गांधी जी ये इंडिया का आखिरी युद्ध लड़ने के लिए हम लोग आ रहे हैं। देखिए दोस्तों एक बैंक भी, आजाद हिंद बैंक की भी ये शुरुआत करते हैं रंगून में। यहीं पर ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन के तौर पर संबोधित किया, और ये तमाम चीजें कहां पर की इन्होंने? आजाद हिंद रेडियो पर। नहीं दोस्तों इसके बाद हम लोगों को इसमें ज्यादा जानना नहीं है। 44 में ये शुरू होता है, लेकिन बहुत जल्दी ये लोग इम्फाल कैंपेन के नाम से हम लोग जानते हैं, वहां पर अटैक भी किया लेकिन हार गई, और इंडियन नेशनल आर्मी यहां पर हारने लगती है और बहुत जल्दी ये लोग हार जाते हैं। और ये जो सोल्जर्स हमारे हारे हुए थे, जो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके खिलाफ ट्रायल चलाई जाती है, और इस ट्रायल का नाम था दोस्तों रेड फोर्ट ट्रायल या आईएनए ट्रायल। चूंकि ये लाल किला में हुआ था इसलिए इसको रेड फोर्ट ट्रायल के तौर पे जानते हैं, चूंकि इसमें आईएनए सोल्जर्स के खिलाफ ट्रायल हुआ इसलिए इसको आईएनए ट्रायल के तौर पे भी जानते हैं। दोस्तों कौन लोग थे यहां पे? 3 नाम बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक है गुरबख्श सिंह ढिल्लन, एक है प्रेम कुमार सहगल, और आखिर में एक है शाहनवाज खान। ये 3 जो लीडर्स थे आईएनए मूवमेंट के, इन तीनों को अरेस्ट करके इनके खिलाफ केस चलाया जाता है। तीनों पे क्या चार्जेस है कि इन्होंने जो किंग है उसके खिलाफ विद्रोह किया है, तो ये इनके खिलाफ चलाया जाता है। और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए उस दौर में लॉयर्स जो थे दोस्तों, जैसे आप देखिए भूलाभाई देसाई हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, कटजू हो गए, आसिफ अली हो गए, ये तमाम लोग कोर्ट में इनके खिलाफ, इनके लिए लॉयर के तौर पे लड़ाई लड़ते हैं। और इन तमाम लॉयर्स के जो लीडर थे उस दौर में तेज बहादुर सप्रू हुआ करते थे। सर तेज बहादुर सप्रू इन लोगों के डिफेंस लॉयर थे। तो ये चीजें यहां पर हो रही हैं। यहां 2 स्लाइड दोस्तों नेताजी पे जरूर देख लिया जाए। नेताजी ओरिजिनल नाम सुभाष चंद्र बोस, जन्म 1897, कहां पर? उड़ीसा। पढ़ाई कहां की? कैम्ब्रिज में। आगे चलकर इंडियन सिविल सर्विसेज भी निकाला, लेकिन इसको ज्वाइन नहीं किया, रिजाइन कर दिया 1921 में। इनके पॉलिटिकल गुरु कौन है? चित्तरंजन दास।
और उनके नेतृत्व में वे सारा चीज सीखते हैं। आगे चलकर हर मूवमेंट में नॉन कोऑपरेशन, स्वराज पार्टी, सिविल डिसोबीडियंस, हर जगह ये शामिल होते हैं। और टैगोर इनको टाइटल देते हैं देश नायक का। इनके पॉलिटिकल गुरु का नाम याद रखिए चित्तरंजन दास। दोस्तों यहां पर आखिरी चीज कि 1945 में एक घटना हुई, एक प्लेन दुर्घटना हुई और कहा गया कि भाई इनकी उसमें मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों आपको जैसे पता है कि इनकी मृत्यु काफी विवादास्पद, कंट्रोवर्शियल है। कई लोगों का मानना था कि उस प्लेन में नेताजी थे ही नहीं। और इसीलिए दोस्तों क्या हुआ कि इस नेताजी के डेथ के बारे में जानने के लिए 3 अलग अलग कमीशंस की गठन की गई। 3 कमीशन कौन कौन थे? शाहनवाज खान की पहली कमीशन थी, दूसरी जस्टिस खोसला की कमीशन थी और तीसरी जस्टिस मुखर्जी की कमीशन थी। इन 3 कमीशंस में पहले 2 ने कहा कि जी हां इनकी मृत्यु हो गई है, तीसरे ने कहा कि जी नहीं इनकी मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अब तक इनकी मृत्यु हो गई होगी। क्योंकि 2005 में जब ये रिपोर्ट आई तो ऑलमोस्ट नेताजी तब तक 108 साल के हो गए होंगे। तो ये कहा गया कि हो गई होगी मृत्यु, लेकिन उस प्लेन क्रैश में नहीं हुई। देखिए दोस्तों वैवल प्लान, अगला 2-3 ही टॉपिक बचा है, लेकिन शायद सब ना कर पाए आज, हम लोग एक कर लिया जाए लास्ट। वैवल प्लान यहां पे अब आता है। दोस्तों क्या हो रहा है कि यूरोप में तो विश्व युद्ध खत्म हो गया, लेकिन जापान अभी भी एशिया में विश्व युद्ध लड़ रही थी। और इसी वक्त जो वहां पर जो ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट थी, वो ये डिसीजन लेती है कि चलिए भाई भारतीयों से बात किया जाए, उनसे जाना जाए कि भाई उनका क्या क्या डिमांड है, और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो डेडलॉक हो गया है, जो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है ये गाड़ी, इसको खत्म किया जाए। और इसी के लिए जो उस दौर के जो आपके गवर्नर जनरल हैं, जिनका नाम है लॉर्ड आर्किबाल्ड वैवल, उनको ये परमिशन दी जाती है कि भाई जितने भी लीडर्स अरेस्टेड हैं उनको रिलीज कीजिए, उनसे बात करना शुरू कीजिए। तो इन सारे लीडर्स को रिहा किया गया और सबों को बुलाया गया शिमला में। उनको बोला गया कि भाई आइए यहां पर हम लोग मिलेंगे जून 1945 में। आइडिया क्या है कि गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका गठन किस तरीके से किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। आगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक कैसे खत्म किया जाए, कैसे आगे बढ़ेंगे, इन तमाम चीजों पे हमारी चर्चा होगी। तो जो नई कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी, गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इन चीजों पे चर्चा होनी है। और कहां होनी है दोस्तों? शिमला में। यहां पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। अब देखिए क्या होता है कि ये वैवल वाला जो मिशन है, ये भी कॉन्फ्रेंस फेल हो जाता है। इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि यहां पर जिन्ना कॉन्फ्रेंस के बीच में ही वो बोलते हैं कि भाई हम जा रहे हैं, हमको नहीं पसंद है कुछ इसका प्रावधान। और वैवल का एक बहुत बड़ा मिस्टेक ये था कि जैसे जिन्ना ने कहा कि भाई वो जा रहे हैं, जिन्ना ने कहा कि भाई वैवल ने कहा कि चलिए ये मिशन या ये कॉन्फ्रेंस फेल कर गया। और इस कारण से ये क्लियर हो गया था कि दोस्तों अब जो भी होगा वही होगा जो जिन्ना चाह रहे होंगे, क्योंकि एक तरह से उनको वीटो मिल गया कि हमको पसंद है तो ठीक है, हमको नहीं पसंद है तो नहीं ठीक है। तो ये वाली बात यहां पर हो गई थी, जिसको बिल्कुल मतलब कहा जाए तो ये अंग्रेजी हुकूमत का एक और गलत स्टेप था। लेकिन दोस्तों ये हो गया सो हो गया। अब क्या है कि यहां पर 45-46 में जब ये हो रहा है, साथ में रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, जिसको बॉम्बे म्यूटिनी भी कहते हैं, ये भी हो रही है। क्या हो रहा है कि जितने भी हमारे शिप हैं उस दौर में, उसमें जो भारतीय सेलर्स हैं उनके साथ बड़ी ही बदतमीजी और बहुत ही खराब व्यवहार किया जा रहा है। और इसलिए हमारे जो सेलर्स हैं वो रिवोल्ट कर जाते हैं। तो तमाम बंबई से शुरू होता है, इसलिए बॉम्बे म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। 18 फरवरी 46 से इन लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया है। दोस्तों ये विद्रोह जो है बंबई से, कराची से, कलकत्ता, ये तमाम जितने भी भारत में जितने भी ये शोर्स थे, हर जगह ये रिवोल्ट शुरू हो जाता है। उस दौर में दोस्तों इन लोगों ने 3 झंडे हर शिप पे लगा दिए थे। एक था कांग्रेस, एक लीग और तीसरा सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन सिर्फ सीपीआई ने इनको सपोर्ट किया, लीग और कांग्रेस ने बल्कि इसकी भर्त्सना की, इसको कंडेम किया। क्योंकि देखिए दोस्तों लीग और कांग्रेस को यह क्लियर दिख रहा है कि बहुत जल्दी अब भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी, और दोनों ही को पता है कि सरकारें उन लोगों को मिलेगी चलाने के लिए। और इसलिए वे नहीं चाहते कि उनको आजादी के बाद एक ऐसी सेना मिले वारिस के तौर पे या विरासत में जो कि इनडिसिप्लिन्ड है, और इसलिए वो यहां पर इसको कंडेम करते हैं। आगे चलकर यहां पर दोस्तों रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी के बाद इसी वक्त कैबिनेट मिशन प्लान भी आता है। कैबिनेट मिशन प्लान में दोस्तों सिर्फ एक चीज याद रखना है हमको कि इसमें कितने सदस्य थे।
हमारे एग्जाम में कभी आए तो याद रखिएगा, इसमें सिर्फ 3 सदस्य थे। और इसके कौन कौन सदस्य थे तो ये याद रखिए, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग इसके सदस्य थे। इसमें याद रखिए, पैथिक लॉरेंस उस दौर में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे भारत के, स्टैफर्ड क्रिप्स प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और अलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी, और पैथिक लॉरेंस इसके चेयरमैन थे। हमको बस इतना ही पूछा जाएगा इसमें दोस्तों कि कितने सदस्य, तो याद रखिए 3। कौन कौन, तो ये तीनों नाम याद रखिए, इन तीनों का पोजीशन याद रखिए, और हेड कौन है, पैथिक लॉरेंस। ओवरऑल दोस्तों कैबिनेट मिशन को भी बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, और इसी दौर में, इस रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस के दौर में दोस्तों 16 अगस्त 1946 को लीग ने अपना कंट्रोवर्शियल स्लोगन दिया, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने साफ कह दिया कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, कुछ भी होगा हम पाकिस्तान लेकर रहेंगे। और इसी दौरान दोस्तों यहां से कलकत्ता और तमाम क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर यहां पर शुरू हो जाता है आपका राइट्स। बहुत लोगों को, हिंदू मुसलमान तमाम तरह के लोगों को, हर रिलीजन के लोगों को एक दूसरे लोग मार रहे थे, और यहां से पूरे देश में दोस्तों जो कहते हैं ना राइट्स का माहौल बना दिया गया। ये मुस्लिम लीग की कारस्तानी थी। तो दोस्तों इस जगह पे आज के लिए रुकते हैं हम लोग, यहां पर हम लोग रुक रहे हैं। बस आप अगर देखेंगे तो सिर्फ 3 चीजें बची हुई हैं इस स्लाइड में, 4 चीजें स्लाइड बची हुई है। मेरे को लास्ट चीज बतानी है, इंडियन इंडिपेंडेंस माउंटबेटन प्लान। अगले लेक्चर में दोस्तों उसको 2 मिनट में बताएंगे, और उसके बाद हम लोग लास्ट जो 2 छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, एक है क्रांतिकारी और दूसरे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, वो करेंगे। और इस तरह से हमारा पूरा आधुनिक इतिहास जो हमारे एग्जाम के लिए जो आना है वो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपको ये सेशन समझ में आया होगा। और दोस्तों फिर से वही कहूंगा, ये आपका चैनल है, आपके लिए बना है। आप देख सकते हैं कि निरंतर प्रयास यही रहेगा कि आप लोग इस एग्जाम में सक्सेसफुल हो। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे चैनल बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप को। हमारे वीडियोस पे कमेंट करें, बताएं कैसा लग रहा है आपको हमारा वीडियोस, हमारे लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं दोस्तों। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू, गुड बाय।